जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का ज्ञान सागर के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, ज्ञान सागर ने पहले ही अपने आप को सिद्ध किया है, चाहे वो वनडे के पेपर हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो। इस बार काफी अच्छा सिलेक्शन मिला है यूजीसी नेट में, तो इसी एक एक सकारात्मक प्रयास है हम लोगों का, तो इसी सकारात्मक प्रयास के आधार पर हम सिविल सर्विसेज भी शुरू करने जा रहे हैं और हो चुके हैं। हमारे ऑफलाइन क्लासेस सिविल सर्विसेज की चल रही है। तो अगर आप लोग इस लेक्चर के बाद अगर आपको लगता है कि हमारे लेक्चर्स उस लेवल के हैं, तो आप निश्चिंत होकर जो दिया हुआ नंबर है, जो स्क्रॉल हो रहा है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर इंक्वायरीज। चाहे ऑफलाइन अब हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी हमारे पास विकल्प है, चाहे आप ऑनलाइन हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी हमारे पास विकल्प है। तो आइए शुरू करेंगे हम इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला आप जो आपकी स्लाइड दिख रही है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि इंडियन पॉलिटी की शुरुआत हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से करते हैं। ऐसा क्यों? आइए समझते हैं ऐसा क्यों। देखिए, जैसा कि हमने देखा कि मैं आपको अभी पॉलिटी पढ़ाऊंगा और पॉलिटी की शुरुआत हम करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो जो मेरे बालक बालिकाएं हैं, जो फ्रेशर हैं, वो सोचेंगे पॉलिटी में हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, पॉलिटी में हमारा जो अहम भाग होता है, जो मेजर पार्ट होता है, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। और याद रखिएगा हमेशा, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक शॉर्ट टर्म रिजल्ट नहीं होता है। यानी कि जो हमारा संविधान होता है वो एक कम समय पर नहीं बनता है, उसमें समय लगता है संविधान को बनने में, राइट। संविधान में जो विचारधाराएं हमने ले रखी हैं, जैसे भारत ने लोकतांत्रिक बोला अपने आप को, समाजवादी बोला है, संघात्मक यानी कि फेडरल बोला है, इस तरह से जो अलग अलग विचारधाराओं से हमारा जो संविधान बना हुआ है, वो विचारधाराएं हमने क्यों ली हैं और उनको बनने में समय लगा है। तो ये क्यों ली है हमने, इसके पीछे क्या प्रयोजन है, ये सब समझने के लिए हमें ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ता है, राइट। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एग्जाम्पल इज द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे आप देखिएगा कि अगर मैं बात करूं ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिशर्स ने हम पे शासन किया है, राइट। लगभग 180 वर्षों के आसपास इन्होंने हम पे शासन किया है। तो यहां से हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने जो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का जो वर्जन, यानी कि देखिए, लोकतंत्र, और ये कैसा लोकतंत्र है, मॉडर्न। मॉडर्न डेमोक्रेसी के दो वर्जन्स थे, ठीक है, दो वर्जन्स थे, दो विकल्प थे। एक था आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और एक था आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, ये आपको बहुत जल्द मैं बताऊंगा, राइट। फिलहाल इतना याद रखेंगे, ब्रिटिशर्स ने हमें हमें जो सिस्टम दिया है, जो लोकतंत्र बनाया है, वो था अंग्रेजों का दिया हुआ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अंग्रेजों ने हमें रखा था पार्लियामेंट्री में। कैसे? जब मैं आपको चार्टर एक्ट 1853 बताऊंगा, चार्टर एक्ट 1853, तब आपको दिखेगा कि किस तरह से मिनी पार्लियामेंट का प्रावधान हमें दिया गया। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आजादी के बाद जब हमारा संविधान बन रहा था, तो हमारे संविधान सभाओं ने इसी इसी विकल्प को चुना, इसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को हमने लिया है। तो आज भी हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, या जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है हमारी, वो कौन सी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि आज जैसा हमारा देश है, या देश से संबंधित जो प्रावधान है, जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, वो क्यों दिए गए हैं या क्यों लिए गए हैं, उसके पीछे एक ऐतिहासिक पहलू है। वो ही हमने समझना, और एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं इसको समझना। अब आप देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1608, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा 1608। ब्रिटिशर्स भारत में कब आए? 1608। पर हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है, वो बनी है आपकी 1600 में, और किसके द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा, ठीक है। अब यहां से हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी 1600 में, जो चार्टर दिया था क्वीन एलिजाबेथ वन ने, आई रिपीट, क्वीन एलिजाबेथ वन, याद रखिएगा, उन्होंने ये चार्टर दिया था। और ये चार्टर दिया था उन्होंने 1600 को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि वो भारत में जाकर व्यापार कर सकती है। पर प्रश्न है कि इतना समय क्यों लग गया, यानी कि 8 सालों का अंतराल, ये गैप क्यों आया?
इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए इसके पीछे काफी रीजन है। एक मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि 1602 या 3 के आसपास हमारी जो क्वीन एलिजाबेथ वन थी उनकी मृत्यु हो जाती है और कुछ राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है, बस इतना याद रखिएगा कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण थोड़ा समय लग गया। ठीक है, परंतु 1608 में जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा जो कैप्टन कैप्टन विलियम हॉकिंस हैं वो जहांगीर के कोर्ट में पहुंचते हैं 1609 में। आई रिपीट, 1608 पे तो वो गुजरात में आ जाते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस, पर जहांगीर के दरबार में वो पहुंचते हैं 1609। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स जो आए थे भारत में 1608 में आए थे, परंतु जो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी वो 1600 में बन गई थी, राइट। और यहां पर जो ये चार्टर मिला था इनको, चार्टर मतलब है एक तरह का आज्ञा, एक तरह की परमिशन जो डायरेक्ट किससे मिलता था? मोनार्क से। मोनार्क मतलब राजशाही से, और ऐसी राजशाही जहां पर आपको दिखेगा कि इनके पास एब्सोल्यूट पावर होती थी। क्या होती थी? एब्सोल्यूट पावर, राइट। फिर धीरे धीरे हमने देखा जब समय आगे बढ़ता रहा तो ये जो एब्सोल्यूट मोनार्की है ये धीरे धीरे कम होने लगी जब लोकतंत्र प्रभावित होने लगा। जैसे आज हम देख पाते हैं ब्रिटेन को, वहां पर हमें लोकतंत्र दिखता है, डेमोक्रेसी दिखती है, इसलिए आज के समय पर ब्रिटेन में हमें प्राइम मिनिस्टर दिखते हैं, परंतु आज के समय पर भी हमें वहां मोनार्की दिखती है। जैसे वर्तमान में आपने देखा था कुछ समय पहले ही क्वीन एलिजाबेथ सेकंड थी जिनकी मृत्यु हो गई थी, परंतु आज के समय पे अगर कोई मोनार्क होता है, कोई किंग क्वीन होता है ब्रिटेन में, तो वो सिर्फ नॉमिनल होता है। असल पावर कहां चली गई है? लोकतंत्र के पास, यानी कि पार्लियामेंट के पास। तो याद रखिएगा कि यहां पर जो हम कह रहे हैं, जब भी एब्सोल्यूट पावर होती है मोनार्क के पास, आई रिपीट, जब एब्सोल्यूट पावर होती है मोनार्क के पास, तो वहां पर चार्टर आता है, वहां पर चार्टर आता है। और जब एब्सोल्यूट पावर कम हो रही है और पार्लियामेंट की पावर बढ़ रही है, लोकतंत्र की पावर बढ़ रही है, यानी कि दोनों के पास मिली-जुली पावर है, तो वहां पर हम उसको चार्टर एक्ट कहते हैं। आई रिपीट, चार्टर, जब मोनार्क के पास एब्सोल्यूट पावर है, और चार्टर एक्ट दोनों एक साथ, जब कहीं ना कहीं हमें दिखता है लोकतंत्र भारी पड़ रहा है मोनार्क पे। ठीक है, जैसे आगे चल के हम जब चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट एक साथ लिखा होगा, जैसा चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1813, 1833। तो यहां पर आप देखेंगे ये सारे के सारे चार्टर एक्ट हैं, केवल चार्टर नहीं है। क्योंकि इस समय तक क्या हो गया था, जो मोनार्क था वो एक नॉमिनल हेड बन रहा था। माफ कीजिएगा। तो अभी सिर्फ सिर्फ हम देखेंगे यहाँ पर चार्टर है कि चार्टर मिला है किसके द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा। माफ कीजिएगा। तो यहां से हमारा तैयार हो गया, आगे देखते हैं। इन 1765 द कंपनी which till then had purely trading function obtained the दीवानी और बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। देखिए इसके लिए भी हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। देखिए सिविल सर्विसेज में आपको समझना ज्यादा होता है, तो थोड़ा इतिहास में मैं आपको ले जा रहा हूं, और ले जा रहा हूं आपको बैटल ऑफ बक्सर में। बैटल ऑफ बक्सर में, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, और हमें दिखता है इसके पश्चात हमें दिखता है कि जो शाह आलम सेकंड है, शाह आलम सेकंड है, इनके साथ और भी लोग थे। मीर कासिम था, शुजाउद्दौला था, जो नवाब ऑफ अवध था। तो अभी मैं सिर्फ एम्परर को लेके चल रहा हूं, शाह आलम सेकंड, क्योंकि हार हुई थी हमारे शाह आलम सेकंड और उनकी साथ जो मीर कासिम और शुजाउद्दौला थे उनकी हार हुई थी, जीत हुई थी ब्रिटिशर्स की। तो शाह आलम सेकंड के साथ ब्रिटिशर्स ने एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और याद रखिएगा इलाहाबाद की दो संधियां, दो ट्रीटी पे साइन हुए थे, एक शुजाउद्दौला के साथ जो एक नवाब है अवध के, और एक शाह आलम के साथ। तो अभी हम कंसीडर करेंगे शाह आलम सेकंड को, क्योंकि ये एम्परर है भैया। तो ये ट्रीटी साइन हुई थी एक साल बाद, बैटल ऑफ बक्सर के एक साल बाद यानी कि 1765 में। और इसके तहत जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको दीवानी राइट्स मिले, दीवानी राइट्स मिले, यानी कि एक तरह के सिविल राइट्स मिले। किस एरिया के लिए? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब देखिए इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो एक समय यानी कि 1608 में जो भारत में आए थे ट्रेडिंग की परमिशन मांगने के लिए, आज देखिए 1765 में इन लोगों के पास राजनीतिक अधिकार भी आ गए हैं। तो अब जो ट्रेडर्स थे वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? पॉलिटिकल पावर में।
तो ये चीज हमें यहाँ दिखेगी, आप देख पा रहे होंगे। इन 1765 द कंपनी विच टिल देन हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन, सिर्फ ट्रेडिंग फंक्शंस था इनका, अब इनको दीवानी मिल गई है, यानी कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर मिल गई है। अब आप सोचिए, जिनका काम ही है, जो प्योरली बिजनेस माइंडेड है, जो प्योरली बिजनेस माइंडेड है, उनको अगर आप पॉलिटिकल पावर देते हैं तो कैसे वो नुकसान करेंगे देश का, क्योंकि देश का विकास मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल पावर से ही होगा, पर पॉलिटिकल पावर उनको दी जाती है जो देशभक्त होते हैं। अगर व्यापारियों को आप पॉलिटिकल पावर देंगे तो वो अपने ही हित, सेल्फ इंटरेस्ट में ही काम करेंगे। तो यही देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ बिजनेस जानती थी, सेल्फ इंटरेस्ट जानती थी, और उनको अब पॉलिटिकल पावर मिल गया। अब इमेजिन करिए क्या होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां से शुरुआत होती है एक टेरिटोरियल पावर की, ठीक है। किसकी शुरुआत हो रही है? टेरिटोरियल पावर की। अब यहां से जब उनके पास पॉलिटिकल पावर हासिल हो जाएगी तो वो लोग क्या करेंगे, अब कहीं ना कहीं टेरिटरी पे कैप्चर करना शुरू करेंगे, राइट। आगे देखते हैं, सीधे हम जाएंगे 1858। अब 1858 में क्या होता है, एक सिपॉय म्यूटिनी होती है। तो इसमें क्या होता है आप जानते हैं, सिपॉय म्यूटिनी का क्या मतलब होता है? म्यूटिनी जो है, एक सरकार के नजरिए से अगर आप देखेंगे, आई रिपीट, सरकार के नजरिए से अगर आप देखेंगे, तो सिपॉय म्यूटिनी मतलब होता है कि सैनिकों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह घोषित कर दिया है, राइट। तो सरकार के नजरिए से ये म्यूटिनी है। म्यूटिनी एक अच्छा शब्द नहीं होता है, एक विद्रोह होता है। तो इसीलिए यहां पर अंग्रेजों के एंड से हम देखेंगे तो ये सिपॉय म्यूटिनी नाम दिया, क्योंकि हम सभी जानते हैं 1857 की क्रांति, ये आप देख रहे होंगे, द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहां पर क्या है, इसको अगर आप मैं भारत के हिसाब से देखूं तो हमारे जो वीडी सावरकर साहब हैं, उन्होंने तो इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला है। देखिए, भारतीय होने के नाते इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वीडी सावरकर द्वारा ये बोला गया था। परंतु अंग्रेजों के हिसाब से अगर आप देखेंगे, इसको सिपाही म्यूटिनी या रिवोल्ट का नाम दिया गया, जो कहीं ना कहीं एक विद्रोह दिखाता है, जो एक नकारात्मक शब्द है। चलिए, अब इसके बाद हमें क्या दिखता है कि जब ये विद्रोह जो है उसको कुचल दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, फिर ब्रिटिश संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत हमें दिखता है कि 1858 में एक अधिनियम, एक एक्ट पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जिसे कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जिसके तहत बहुत सी बातों में दो बातें हमें ध्यान देनी है। पहली बात यह है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नया पद नियुक्त किया गया, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये ब्रिटिश सरकार का, आई रिपीट, ब्रिटिश संसद नहीं बोला मैंने, ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कैबिनेट रैंक का आदमी होता था। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब डायरेक्ट मॉनिटर करेगी किसको? भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, या इनडायरेक्ट वे में भारत को, राइट। पहली बात ये याद रखिएगा। तो यहां से हमें पता चलता है अब ये लोग डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं भारत में, कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। और दूसरा है, यहां पर जो वाइसरॉय बना दिया गया है, ऑल्दो आदमी नहीं बदला गया था, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछेगा पहला वाइसरॉय कौन बना था, तो आप बोलते हैं लॉर्ड कैनिंग, और वही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। अर्थात पोस्ट बदले थे पर आदमी वही था। परंतु जो वाइसरॉय है, जब वो वाइसरॉय बनाया गया, तो वो ज्यादा जिम्मेदार होगा टुवर्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा जो 1858 में आया था, उससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली अब मॉनिटर कर रही है किसको? माफ कीजिएगा, इंडिया की टेरिटरी को, राइट। तो यहां पर देखिए ये लिखा है डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के नाम से डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा रही है, और एग्जैक्टली यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ले रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। दिस रूल कंटिन्यू। अब ये जो शासन है, ये कब तक चलता रहा? जब तक हमें आजादी नहीं मिली। जब हमें आजादी मिली तभी हम क्राउन रूल से बाहर आए, राइट। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने क्राउन के नाम पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्राउन के नाम पर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत की कब ली? तो आप आंसर देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमें आजादी जब हासिल हुई तो हमें जरूरत पड़ी संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की। इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, संविधान सभा बनाई गई, जिसने कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि 1946 में यह संविधान सभा बनी थी, और 1949 में संविधान बन के तैयार हो गया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। देखिए, एक बात याद रखिएगा, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए, संविधान सभा की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग
प्रथम बैठक कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग हुई थी आपकी 9 9 दिसंबर 1946। एक सेकेंड। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी और जो हमने एडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन, एडॉप्ट मतलब बन के तैयार हो गया था, वो हो गया था आपका 26 नवंबर 1949। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 और हमने अपना लिया था 26 नवंबर 1949, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं हमारे संविधान को बनने में लगे हैं, हमारे संविधान को बनने में लगे हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन। हमारे संविधान बनने में हमें इतना समय लग गया, राइट? और संविधान लागू करने में इसमें 2 महीना एक्स्ट्रा आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, एडॉप्ट हो गया था और उसको लागू हमने किया 26 जनवरी 1950। तो अगर इसमें 2 महीना आप जोड़ते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका 3 साल 1 महीना। 3 साल 1 महीने बाद हमने संविधान को लागू भी कर दिया, यानी कि टोटल कितना चला? 3 साल 1 महीना। और एडॉप्ट होने में यानी कि संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, 3 साल 1 महीने में आपने 18 दिन भी जोड़ने हैं, क्योंकि अभी हमारा 18 दिन है ना, तो 3 साल 1 महीना 18 दिन आप कह सकते हैं। ये हमारा संविधान लागू होने में और संविधान बनने में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, राइट? अब देखिए इसमें क्या लिखा है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर वेरियस फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हैव देयर रूट इन द ब्रिटिश रूल। यानी कि बहुत से जो हमने प्रावधान अपनाए, जो हमने नियम अपनाए हमारे संविधान में, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने जो ब्रिटिश ब्रिटिश काल के दौरान यानी कि ब्रिटिश एरा के दौरान जो वो अपनाए गए थे नियम, वही वही नियम हमने अपनाए, राइट? ये बात आपने याद रखना है। आगे क्या है? देयर वॉज सर्टेन इवेंट इन द ब्रिटिश रूल दैट लेड डाउन द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया। दीज इवेंट हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, जैसे हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। डोंट वरी, हम आगे आगे इसको पढ़ने वाला है, फिर अभी मैं बता रहा हूँ कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 अगर आप देखोगे तो उसमें हमें भारत में जो इस एक्ट के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम आया, पोर्टफोलियो सिस्टम आया और दूसरा आया हमारा ऑर्डिनेंस वाला प्रावधान। अब आज देखेंगे हम ये जो ऑर्डिनेंस है, जिसे हिंदी में हम अध्यादेश कहते हैं, आज हमें कहाँ दिखाई देता है? हमारे आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213 में। ठीक है, 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और 213 के द्वारा हमारे जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं राज्यों के, वो अध्यादेश जारी करते हैं, यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। तो देखिए ये बनाया था अंग्रेजों ने 1861 में और हमने इसको अपनाया है 213 और 123। और पोर्टफोलियो का मतलब होता है कैबिनेट लेवल की गवर्नमेंट। जैसे एक फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, वो अपने में एक पोर्टफोलियो होता है। डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, वो अपने में एक पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो मतलब डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये हमने अपनाया। तो आप देख पा रहे होंगे ये अंग्रेजों ने अपनाया था और उन्हीं चीजों का हमने अपनाया, राइट? इसीलिए मैंने कहा था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करना बड़ा अनिवार्य है संविधान को पढ़ने के लिए। अब फर्दर हमें क्या दिखता है कि जो भी हम ये नियम पढ़ने वाले हैं, अंग्रेजों ने जिस तरह से नियम बनाकर हमारा जो शासन प्रशासन है उसको बेहतर किया, तो उन नियमों को दो में डिवाइड किया जाता है, दो हेड में। एक है कंपनी रूल जो चला है 1773 से लेके 1858 और एक है क्राउन रूल जो चला है 1858 से 1947। क्योंकि मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली कंट्रोल ले लिया था, क्योंकि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद आ गया था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होता था? ये कैबिनेट लेवल का आदमी होता था, तो जो गवर्नमेंट के कैबिनेट लेवल का आदमी होता था। आपको पता ही है गवर्नमेंट में जो कैबिनेट लेवल का आदमी होता है वो सबसे टॉप मोस्ट मिनिस्टर होता है। जैसे वर्तमान में हमारे जैसे निर्मला सीतारमण जी हैं, वो एक कैबिनेट लेवल की है मंत्री, राइट? जैसे राजनाथ सिंह जी हैं, वो एक डिफेंस लेवल में एक कैबिनेट लेवल के लोग हैं। तो इसी तरह से क्या हुआ था कि भारत के जितने भी अफेयर्स हैं वो एक कैबिनेट लेवल पे आ गए थे। कब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा, जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को नियुक्त किया गया। तो आइए पहले कंपनी रूल के द्वारा पढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करेंगे कंपनी रूल ऑफ 1773 से 1858। तो सबसे पहला हम देखेंगे एक्ट जो इसमें आया है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब देखिए किसी के नाम से पता चल जाता है ये क्या है, क्योंकि अधिनियम की ये खूबसूरती होती है, यानी कि जो भी एक्ट बनाए जाते हैं उसमें वही नाम रखा जाता है जो उसकी थीम होती है, जो उसकी थीम होती है। तो यहीं से अगर मैं इस नाम को समझूं तो मुझे आधा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर किसी चीज को रेगुलेट किया जा रहा है, तो कौन किसको रेगुलेट कर रहा है? यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को।
आई रिपीट, यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी भ्रष्टाचार किया, और भ्रष्टाचार करने के कारण क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो आर्थिक रूप में यानी कि इकोनॉमिकली काफी कमजोर हुई, परंतु ये खुद काफी अमीर हुए, और भारत में फेमाइन आया। तो कभी भी किसी भी क्षेत्र में यानी कि किसी भी एरिया में अगर फेमाइन जैसी स्थिति आती है, तो उस क्षेत्र के या उस एरिया के लोग जो है वो उम्मीद करते हैं कि उन पे जो शासन कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, वो उनकी मदद करेंगे। पर जब ऐसी फेमाइन स्थिति आई भारत में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो इन्होंने पैसे की डिमांड करी अपनी सरकार यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए, जिससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रेगुलेट किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको ये बात समझा पाया। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, और इसका एक ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस भी है हमारा, राइट, वो हम आगे चर्चा करेंगे कैसे। तो सबसे पहले इसके नियम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसने जो पहला स्टेप लिया है वो लिया है कि यहां पर आप देखेंगे, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये पहला स्टेप है, इससे पहले कभी भी ब्रिटिश सरकार ने ज्यादातर ध्यान नहीं दिया भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है, पर ये पहला स्टेप है। अब देखिए सब आगे क्या है, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ कंपनी इन इंडिया। ठीक है, यानी कि यहां पर देखिए क्या है कि पहली बार जो ब्रिटिश सरकार है उसने प्रमाणित किया जो राजनीतिक और जो प्रशासनिक कार्य जो कंपनी कर रही है उनको प्रमाणित किया। प्रमाणित करने का मतलब होता है कि अब ये लोग जो भी काम करेंगे वो एक कानून के दायरे में करेंगे, यानी कि अगर इनका कोई भी कार्य गलत होगा तो जिम्मेदार होगी ब्रिटिश सरकार। ठीक है, आगे लिखेंगे, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शक्तियों का केंद्रीकरण की यहां पर शुरुआत है। ये देखिए शुरुआत, यानी कि यहां पर आपको दिखेगा कि जो डिवीजन ऑफ पावर था, देखिए मैं यहां पर आपको दिखा दूं एक बार, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए भारत में जब अंग्रेज आए थे तो इन्होंने किस तरह से मैनेज किया हुआ था। अगर मैं इसको पेनिनसुलर इंडिया बनाता हूं, अगर आप देख पा रहे होंगे आप, ये है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी से मतलब है मेरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्रेसिडेंसी यहां पर बनाई थी जिसे ये लोग बंगाल प्रेसिडेंसी कहते थे, एक प्रेसिडेंसी यहां पर बनाई थी जिसे ये लोग मद्रास प्रेसिडेंसी कहते थे, और एक प्रेसिडेंसी इन्होंने यहां बनाई थी जिसे ये लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहते थे। और तीनों में गवर्नर बैठता था इनका, गवर्नर, यहां पर भी गवर्नर, यहां पर भी गवर्नर, और तीनों के पास लेजिस्लेटिव पावर भी थी, मतलब ये लोग कानून बना सकते थे अपने अपने एरिया पे। ठीक है, और यानी कि यहां शक्तियों का विभाजन था, यहां पर एक दूसरे को इनको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती थी, राइट। तो ये रहता था। अब होता क्या है जब इस तरह की स्थिति होती है, जब आपके पास शक्तियां होती हैं और आप एक दूसरे को किसी एक को रिपोर्ट नहीं करोगे, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, जिम्मेदारी हमें नहीं दिखती है, राइट। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि लोग शोषण करने लगे। जैसे हो क्या रहा था, ये आपस में भी लड़ने लगे, क्योंकि ये लोग रेवेन्यू जितना कलेक्ट करेंगे, जैसे गवर्नर ऑफ बॉम्बे है मानते हैं एक्स, और गवर्नर ऑफ मद्रास है मानते हैं वाई। अब इनका प्रमोशन तभी होगा जब ये जितना अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तो होता क्या था, जो इंटरनल कोई राज्य होते थे, जैसे मानते हैं एक्स प्रोविंस, माफ करना, ए प्रोविंस और बी प्रोविंस है, ये भारत की प्रोविंस है, ये आपस में लड़ रही हैं, तो ये भी इसमें इंटरफेयर करने लग जाते थे। टेक एन एग्जांपल, बी प्रोविंस के साथ वाई हो गया, वाई मतलब मद्रास का गवर्नर, और ए के साथ एक्स हो गया यानी कि बॉम्बे का गवर्नर। अब क्या है, ये आपस में भी लड़ने लग जाते थे अपने प्रमोशन के चक्कर में, अपने फायदे के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं इवेंचुअली क्या होता था, ये लड़ाई को रोकना चाहिए इन लोगों ने, पर ये लड़ाई को और बढ़ाते थे अपने हित के, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के कारण। ये और ज्यादा अराजकता फैला रहे थे। समझ रहे हैं ना बात, युद्ध कभी भी किसी का भी सॉल्यूशन नहीं है। तो यहां पर ये देखा गया, तो पहली बार 1773 से ये तय हुआ कि एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है उसका एक एक फाउंडेशन बनाया जाएगा। देखिए एकदम तो चेंजेस नहीं करेंगे, कभी भी सिस्टम में एकदम चेंजेस किए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं रेडिकल एंगल ले सकते हैं, यानी कि वो खून खराबा करवा सकते हैं। इसीलिए कभी भी सिस्टम में जो चेंजेस होते हैं वो ग्रेजुअली होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि 1773 में जो पावर जो सेंट्रलाइज होगी वो बंगाल की तरफ होगी। अर्थात यहां पर ये प्रावधान आया कि मद्रास का गवर्नर और बॉम्बे का गवर्नर जो है रिपोर्ट करेगा किसको, बंगाल के गवर्नर को।
पर अभी भी ये था कि बॉम्बे के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर के पास इनकी लेजिस्लेटिव पावर होगी, इनके पास अपनी विधायिका शक्ति होगी। पर ये रिपोर्ट किसको करेंगे? बंगाल के गवर्नर को। और यहाँ पर बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब इसको केवल गवर्नर नहीं बोला जाएगा, गवर्नर के साथ जनरल भी बोला जाएगा। वहीं पर बॉम्बे के गवर्नर को केवल गवर्नर बोला जाएगा, मद्रास के गवर्नर को भी केवल गवर्नर बोला जाएगा, परंतु वहीं बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला जाएगा, राइट? तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड। तो यहां पर देखिए आगे जो मैंने पॉइंट आपको बताया था, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मैंने अभी आपको ये बात बताई कि गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और साथ में इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी है एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। और जो पहला गवर्नर जनरल बना है ऑफ बंगाल, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये बात याद रखिएगा, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला मैंने, तो ये बना लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये आप देख पा रहे होंगे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बना है। ठीक है, यानी कि इससे क्या समझे आप, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे है और जो गवर्नर ऑफ मद्रास है वो किस रिपोर्ट करेगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। आगे देखते हैं, इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट। अब इनका क्या है? मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे का गवर्नर क्या बनेगा? सबऑर्डिनेट। किसका बनेगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। ठीक है, ये बात आपने याद रखी। तो यहां से हम कह सकते हैं एक सेंट्रलाइजेशन जो है उसका बुनियाद रखा जा रहा है। आगे देखते हैं, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। तो यहां पर देखेंगे आप कि जो एक सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश करने की बात की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। देखिए एक्ट आया 1773 में, इसीलिए हमें दिख रहा है कि एक साल बाद एक सुप्रीम कोर्ट बना दी गई है। कहां? कैलकाटा में। और इसमें एक चीफ जस्टिस थे और बाकी 3 अन्य जजेस थे। अब ये जो चीफ जस्टिस है, इनके नाम आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसका नाम है, इनका नाम है सॉरी, एलिजा एलिजा इम्फे इम्फे। और ये जो बाकी 3 नाम है, आप लोग एक काम करिएगा, कमेंट सेक्शन में ये 3 नाम मुझे बताइएगा, ठीक है? तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं। आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया जा रहा है, अगले साल होता भी है। अब मैंने कहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो रेगुलेट कर रही है और कंट्रोल कर रही है किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो कैसे करेगी? ब्रिटेन में रहकर तो नहीं कर पाएगी ना, तो उनको सुप्रीम कोर्ट बनाया उन्होंने, कहा कैलकाटा में। आगे देखते हैं, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड। अब प्राइवेट ट्रेड का मतलब ही हो गया करप्शन। जैसे आप कभी किसी कंपनी के होते हैं, जैसे पुलिस वालों को आप समझ लीजिए, पुलिस वाला अगर आपको चालान के लिए रोकता है और अगर वो आपकी रिसिप्ट काटता है तो वो पैसा सीधे सरकार के खाते में जाएगा। परंतु अगर वो स्लिप नहीं काट रहा है, वो कह रहा है पैसा मुझे दे दो, तो ये तो करप्शन हो गया ना, वो पैसा तो उसके पास गया, सरकार के पास नहीं गया। तो इससे आगे चल के क्या होता है, देश गरीब होता है पर वो आदमी अमीर हो जाता है, उसको पैसे की कभी कमी नहीं है। तो जब उसके पास पैसे की कमी नहीं है तो वो साथ साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ाता है, मुद्रास्फीति कहते हैं जिसे हम, इन्फ्लेशन भी बढ़ाता है। तो देश गरीब गरीब भी हो रहा है और साथ साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो सोचिए कितनी घातक स्थिति हो जाएगी। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ करप्शन। तो यहां पर क्या है कि यहां पर साफ कह दिया गया कि आप कोई भी अपना प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? यानी कि जो भी कार्य करेंगे वो एक कंपनी के नाम पे करेंगे, ठीक है? किसी से कोई ब्राइब्स यानी कि घूस नहीं लेंगे, ठीक है? जो नेटिव्स हैं, जो लोकल जमींदार लोग होते थे, जागीरदार जमींदार, उनसे कोई भी आप घूस नहीं लेंगे, ठीक है? आगे लिखते हैं, इट strengthen the control of British government over company by requiring court of directors report on its revenue civil military। अब देखिए यहाँ सिंपल सी बात है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी 1600 में, वो बनाई किसने थी? वो बनाई थी एक पूंजीवादी वर्ग यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास थी, यानी कि सब ये लोग डायरेक्टर्स थे कंपनी के। तो ऐसे ये लोग 24 लोग थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और ये डिसाइड किया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी भेजेंगे भारत और वहां से कहीं ना कहीं जो भी रिसोर्सेस है उनको लाया जाएगा ब्रिटेन, ठीक है? तो यही 24 लोग कहलाते थे आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है? और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही सारा मेंटेन करता था। जो चार्टर जो लिया था इसी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने चार्टर लिया था तो इन्होंने कहीं ना कहीं मिलिट्री भी इनको मिल गई थी कि अपने साथ थोड़ा फोर्स रख सकते हैं, क्योंकि उस समय माहौल थोड़ा अराजकता वाला होता था, तो मिलिट्री रख सकते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने वहां ट्रेड किया। तो जब इनको पॉलिटिकल पावर मिला तो इनको रेवेन्यू भी मिल गया, फिर इनको सिविल भी मिल गया, क्योंकि सिविल राइट जब इनको मिले तो ऑब्वियसली इनका रेवेन्यू ने मिलना ही है, ठीक है? तो अब क्या है, ये तीनों जो इनके पास थे, मिलिट्री, रेवेन्यू, सिविल, ये तीनों की रिपोर्टिंग इनको किसको करनी है? किसको करनी है? हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है?
ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्होंने रिपोर्ट करना है। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपने जो भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो सारे अकाउंट्स किसको दिखाना है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी हमारा ब्रिटेन में ही बैठता था और ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कहां बैठेगी? ब्रिटेन में। अब देखिए ये जितना भी हमने एक्ट पढ़े, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा हमने देखा जिस तरह से गवर्नर जो बंगाल का था वो गवर्नर जनरल बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई है। अब इसमें एक समस्या क्या थी? कुछ समस्या हो गई थी इस एक्ट में, इसीलिए कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था वो फेल था, वो सक्सेसफुल नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें ये लोग ये बताना भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है या कोर्ट ऑफ, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है या गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। तो इसीलिए हमेशा भारत में हो क्या रहा था, गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है उसकी और सुप्रीम कोर्ट की काफी लड़ाई हो रही थी। देखिए जब भी जुरिस्डिक्शन जो होता है अगर आप उसको नहीं बताएंगे तो लड़ाई विवाद होगा और विवाद होगा तो अच्छा शासन कभी नहीं हो सकता। इसीलिए एक नया एक्ट लाया गया जिसे कहा गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, यानी कि ये किस में संशोधन कर रहा था? अमेंडिंग मतलब संशोधन किस पे कर रहा था? ये कर रहा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हमने देखा कि जो गलतियां रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुई है, जैसे मैंने कहा था जुरिस्डिक्शन नहीं बताया गया था, तो उसको सुधारा गया। ठीक है, तो ये एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, राइट, 1781 में, और इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो गलतियां हुई थी हमारी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में उसको सेटल किया गया उन गलतियों को, राइट। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल है और जो उसकी काउंसिल है, यानी कि बॉम्बे, माफ करना, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग और उसकी जो काउंसिल है उसको सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट उनके जो भी काम वो ऑफिशियल कैपेसिटी में करेंगे, आई रिपीट, जो भी काम वो एक ऑफिशियल कैपेसिटी में करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट वहां इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर ये पर्सनल कैपेसिटी में करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा, पर ऑफिशियल कैपेसिटी में करेंगे तो इंटरफेयर नहीं करेगा। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट की पावर को थोड़ा कम किया गया। आगे देखते हैं। सिमिलरली इट आल्सो एक्सेम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि इसमें यह भी कह दिया गया है कि जो गवर्नर ही नहीं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने एम्प्लॉयज भी हैं, ठीक है, जितने भी सर्वेंट हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो भी अगर कोई ऑफिशियल काम कर रहे हैं तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर की बात होगी अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी में ये काम कर रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि पूरे के पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्किंग है उसको सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया, राइट। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट यहां पर इंटरफेयर नहीं करेगा। तो देखिए अब किस बात का रेगुलेशन, अब तो सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने सिर्फ पपेट बना दिया है। यानी कि अब आगे देखिए, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स, यानी कि रेवेन्यू मैटर्स में भी जो सुप्रीम कोर्ट है बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा, सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स में इंटरफेयर करेगा। ठीक है, अब तो इतने पॉइंट के बाद आपको एहसास हो रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक नाम मात्र बनता जा रहा है। और आगे देखिए, इट प्रोवाइडेड दैट सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा भी सीमित कर दिया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट केवल कलकत्ता के जो निवासी हैं उन्हीं के मुद्दों को सुनेगा। आज का सुप्रीम कोर्ट अगर आप देखेंगे तो आज का तो पूरे भारत की टेरिटरी को सुन सकता है ना, पर उस समय का सुप्रीम कोर्ट नाम मात्र था। ये आजकल के जो एक तरह से आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर कर दिया गया था। ठीक है, और यहां पर क्या है कि अगर बॉम्बे का कोई विवाद होगा या मद्रास का कोई विवाद होगा तो ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है बंगाल में वो इस मुद्दों को नहीं देख पाएगा, वो उसके जुरिस्डिक्शन के दायरे से बाहर होगा। आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, जो इनहैबिटेंट है यानी कि जो कलकत्ता में रहने वाले लोग हैं उसको भी वो कैसे न्याय देगा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल लॉ, यानी कि हिंदू को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग और मुस्लिम को मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो सजा के प्रावधान है वो दिए जाएंगे। ठीक है, और आप देखते हैं आज भी हमारे हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पढ़ाए जाते हैं अगर आप एलएलबी करते हैं तो, राइट। आगे देखिए, अब अपील की बात है। ठीक है, अगर मैं अपील की बात करूं तो अपील में हमें क्या दिख रहा है कि जो प्रोविंशियल कोर्ट से जो अपील आएगी, प्रोविंशियल कोर्ट से जो अपील आएगी वो अब सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाएगी, वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी। जैसे आज वर्तमान में अगर आप आर्टिकल 132 पढ़ते हैं, 133 पढ़ते हैं या 134 पढ़ते हैं या 134 ए पढ़ते हैं, ठीक है, आपके संविधान का आज का आर्टिकल 132, 133, 134, 134 ए पढ़ते हैं तो उसमें आपको साफ पता होगा कि जो भी लोअर कोर्ट्स होती हैं उसकी अपील जो होती है वो आती है आपकी लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास। पहले हाई कोर्ट आएगा, फिर हाई कोर्ट से कहां जाएगी वो अपील? सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सबसे हाईएस्ट अपीलिंग अथॉरिटी आज के समय पर सुप्रीम कोर्ट है। पर देखिए उस समय क्या था, सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया गया है और हाईएस्ट अपीलिंग अथॉरिटी क्या बना दी गई है? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, जो कि सही नहीं है, राइट। आगे देखते हैं, इट एम्पावर्ड
द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स। अब देखिए प्रोविंशियल कोर्ट्स से रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं, कैसे वो काम करेंगे, वो भी कौन तय करेगा? गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल। जैसे आज के हिसाब से अगर आप आर्टिकल 141 को पढ़ते हैं, किसको? 141 को पढ़ते हैं, तो आपको दिखेगा कि जो लोअर कोर्ट्स होती हैं, हाई कोर्ट्स होती हैं, उससे नीचे के कोर्ट्स जो होते हैं, वहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे काम करने चाहिए, वो तय करता है सुप्रीम कोर्ट। ऑल्दो वो सब्जेक्ट होना चाहिए पार्लियामेंट के, परंतु ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे रखी है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द इंफीरियर कोर्ट्स। ये कहाँ है? आर्टिकल 141 में। पर देखिए उस समय क्या था, यहां पर भी किसको डाल दिया गया? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो इवेंचुअली हमें क्या समझ में आ रहा है, जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 है, उसने सुप्रीम कोर्ट को पपेट बना दिया है। क्या बना दिया? पपेट। अब देखिए यहीं से सेशन एंड करने जा रहा हूं मैं, और मुझे उम्मीद है अब आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से आप देख रहे होंगे। मैं जो पुराना पढ़ा रहा हूं उसको नए के साथ लिंक कर करके पढ़ा रहा हूं, और काफी डेप्थ में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज की क्लासेस हैं। तो मुझे उम्मीद है ये अगर आपको पसंद आ रहा है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से आपको मिलेगा, और जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वो इंग्लिश हिंदी दोनों ही किया जाता है, राइट? और नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर पसंद आता है तो ज्वाइन करिए। तो यहीं से मैं करुण ज्ञान सागर के माध्यम से ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।